ठीक है जी, आवाज क्लियर, ऑल ओके? यस सर। अच्छा, अब मैं बता रहा था उस न्यूमेरिकल में हमने पूरी डेरिवेशन नहीं यूज करनी, ये जो न्यूमेरिकल हम 4 करेंगे उसमें हमने सिर्फ ये यूज करना है, ये 3 फार्मूले मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो डेरिवेशन वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। डेरिवेशन आप जब क्विज तैयार करोगे तो 2 डेरिवेशन है, एक जो मैं करवा चुका हूँ और एक आज कराऊंगा। ठीक है, फार्मूले मेन ये 3 है। जब आप इन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 फार्मूले पता होने चाहिए और उनकी बेसिक्स भी पता होनी चाहिए, फार्मूले ड्राइव कैसे हुए, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ डेरिवेशन, इसकी कंप्लीट एक्सटेंसिव डेरिवेशन। खैर, ये मैंने आपको ये 3 फार्मूले दिखाने थे कि न्यूमेरिकल करने से पहले आपको जरा रिवाइज हो जाए कि फार्मूले लिए कहाँ से है। ये आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर, उसमें ये डिराइव हुए हैं फार्मूले। ओके जी, वो 4 न्यूमेरिकल छोटा सा है, उसको वाइंड अप करके डेरिवेशन पे आता हूँ। 4 जो न्यूमेरिकल है ये, वो ये है कि एक कार है, ठीक है, एट सी, पॉइंट सी से उसने स्टार्ट किया, एट सी स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक दैट हैज अ रेडियस ऑफ 300। ये रेडियस कितना है इसका? इधर भी रेडियस सेम, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये रेडियस क्या है? सेम रेडियस है 300। आर इग्नोर किया हमने यहाँ पे, 300, ठीक हो गया। इफ द कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। कहता है इफ द कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, कार ने अपनी स्पीड बढ़ाई एट अ कांस्टेंट रेट, कौन सी रेट क्या है? कांस्टेंट, 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इस पॉइंट सी से स्टार्ट हुआ ना और आगे ऐसे मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो हो गया ना, मैंने बताया था एक्सेलरेशन का, मैंने जो डेरिवेशन करवाई थी उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट होता है, ठीक हो गया। ये कंपोनेंट जिसकी अभी वो बात कर रहा है, 7 फीट पर सेकंड जो स्पीड बढ़ा के अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा है ना कांस्टेंट रेट पे, वो ए टी गिवन है मुझे, 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ए एन क्या है? ए एन बेसिकली ए सी है, ठीक है, जो कि जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो सर्कल में घूम रहा है। अगर ए सी ना हो ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या ए एन ना हो, तो गाड़ी जो है वो सर्कल में मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कौन सा? ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है, अलोंग द रेडियस। ये वाला कंपोनेंट किसके नॉर्मल है? टेंजेंशियल कंपोनेंट के ये नॉर्मल कंपोनेंट है, ए टी के। खैर ए टी मुझे गिवन है 7 फीट पर सेकंड, जो कि रेस्ट से उसने स्टार्ट किया और अपनी स्पीड को कांस्टेंट किया। कहता है कि डिटरमिन द टाइम नीडेड, टी बताना है जी, फॉर विच, फॉर इट, मतलब इस कार का वो टाइम बताओ जब वो, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 8 फीट पर सेकेंड। अब ये जो एक्सेलरेशन दी है, ये टोटल एक्सेलरेशन गिवन है ए, यानी कि मुझे वो टाइम बताना है जिस टाइम पे उसकी टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी? 8 फीट पर सेकेंड। ये टोटल ए गिवन है, यानी इसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों कंबाइन करके जो एक्सेलरेशन है ना, टोटल एक्सेलरेशन क्या होती है? टोटल दोनों का, दोनों का सम, ठीक है। यानी कि अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो अंडर रूट ए टी स्क्वेयर प्लस ए एन स्क्वेयर, तो ये मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 8। और वो क्या गिवन था? सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन थी। वो कहता है व्हाट इज इट्स स्पीड एट दिस इंस्टेंट। सेकंड चीज वो मुझसे पूछ रहा है, पहली चीज वो पूछ रहा है वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन कितनी होगी? 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। किस टाइम पे, कितने टाइम बाद, कितने सेकंड बाद उसने इस एक्सेलरेशन को जो है ना अप्रोच किया। और वो स्पीड बतानी है जब वो टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब एक्सेलरेशन 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर हुई ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या थी। ये दो चीजें उसने मुझसे इस क्वेश्चन में पूछी। सिंपल वही फार्मूला मेरे जहन में होना चाहिए कि पहली बात, ये मोशन कौन सा है? कर्वी लीनियर मोशन। मोशन क्या है? कर्वी लीनियर मोशन, ठीक हो गया। रो गिवन है मुझे, रो मतलब रेडियस गिवन है 300, ठीक है। अच्छा, पॉइंट सी पे जो थी कार वो रेस्ट पे थी, क्योंकि पॉइंट सी से उसने स्टार्ट किया, तो वी सी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। वी सी लिख लो या वी नॉट लिख लो,
इनिशियल उसकी वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। 0 ए टी मैंने बताया वो 7 जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन थी और ए टोटल एक्सेलरेशन 8 फीट पर सेकंड की थी। रिक्वायर्ड क्या है, एक टी बताना है मैंने जब एक्सेलरेशन हुई 7 से 8, जब एक्सेलरेशन चेंज हुई 7 to 8, ठीक है। और वी बताना है मैंने, स्पीड बताना है कब, उसी इंस्टेंट पे जब एक्सेलरेशन क्या हुई 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल वो फार्मूला अगर जहन में है उसको लगाओ सॉल्व कर दो। क्या फार्मूला था, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस नॉर्मल कंपोनेंट का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है। अब ए एन का मैं बता चुका हूँ कि एन किसके इक्वल था, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वाला केस, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें v कैसे आएगा, v का फार्मूला होता है ना जी मेरे काइनेमेटिक जो मोशन है, काइनेमेटिक इक्वेशंस है मोशन की, उससे हमने निकाला हुआ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ क्या होगा, यहाँ पे सिंपल v उसने ले लिया, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को उसने वी नॉट दे लिख लिया, कोई मसला नहीं, लिखने दो। एक्सेलरेशन जो है ए टी और टाइम जो है ना ये। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 80, यहाँ पे 80 एक्सेलरेशन आएगी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है लॉन्ग द टेंजेंट। तो एक्सेलरेशन कौन सी यूज होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये 80 कौन सी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सी आएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ख्याल रखना है इस चीज का क्वेश्चन करते हुए, 80 यूज करेंगे, 7 8 नहीं यूज करना। तो v मेरे पास क्या आ गया, v मेरे पास आ गया 70। ठीक है। अब v तो आ गया मेरे पास, अब फार्मूले में ए एन चाहिए, ए एन के लिए v निकाला था, ए एन किसके इक्वल था, वी स्क्वायर डिवाइड बाय रो। पुट किया यहाँ पे, ये जो v निकाला यहाँ पे ये पुट किया 70 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300, ए एन कितना आ गया 0.163 टी स्क्वायर फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब ए एन मेरे पास आ गया, निकाल लिया, ए टी मुझे गिवन था, ए भी गिवन था। पुट करो इस फार्मूले में, अननोन क्या बचा, ये टी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो टी आ गया जो मुझे चाहिए था, कि टाइम जब एक्सेलरेशन 7 से 8 हुई तो टाइम क्या था उस वक्त 4.87 सेकेंड। पहली चीज आ गई। सेकेंड चीज उसने पूछी थी उस टाइम पे वेलोसिटी भी बताओ। अभी वेलोसिटी ये ऊपर निकाली है जी, v इज इक्वल टू 70, वेलोसिटी है फंक्शन टाइम का, तो v इज इक्वल टू 70। जब यहाँ पे t की वैल्यू ये वाली पुट की 4.87, मेरे पास वेलोसिटी क्या आ गई 34.1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। नोट पे लिखा हुआ है जी, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू द पाथ। याद रखना है वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा टेंजेंट होती है पाथ के, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंट नहीं होती। एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड विद इन द कर्वेचर ऑफ पाथ। ठीक है, उस पाथ के कर्वेचर की तरफ हमेशा डायरेक्ट होती है। ये देखो ना, ये कर्वेचर इस तरफ है, इस तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, आउटसाइड द कर्वेचर नहीं है, विद इन द कर्वेचर है। ये एक्सेलरेशन जो बनी हुई है ये कर्वेचर के विद इन कहीं पे होगी एक्सेलरेशन, आउटसाइड नहीं होगी, लेकिन होगी विद इन द कर्वेचर। ये पाथ है ना उसके कर्वेचर के अंदर अंदर होगी, यहाँ कहीं पे। ये आउटसाइड कर्वेचर है, यहाँ पे नहीं होगी। अगर ये इस तरह हो तो इस तरफ होगी कहीं पे, ये आउटसाइड हो जाता है, यहाँ पे नहीं होगी, ये इनसाइड है। ठीक है, तो विद इन द कर्वेचर कहीं पे भी होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली। ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है जी, इससे पहले डेरिवेशन करनी पड़ेगी, फिर ये न्यूमेरिकल सिंपल है, सिंपल फार्मूला यूज करना है। तो हम आते हैं सिंपल अपने आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। ये स्लाइड में भी गिवन है, लेकिन डिटेल एक्सटेंसिव इसकी जो है डेरिवेशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन, तो मैं आपको इसको अलग से करवाता हूँ। तो ये फाइनल जो रिजल्ट है ना, दिखाना चाह रहा हूँ कि बाद में आप इसको मैच भी कर सकते हो। हमने ये रिजल्ट निकालने, ये जो 3 है, बल्कि ये 4 एक्सेलरेशन के ये रिजल्ट, सेम रिजल्ट में निकालूंगा। ठीक है, वहाँ पे भी
और हमने ये रिजल्ट निकाले, ये है वेलोसिटी के रिजल्ट्स, वेलोसिटी का रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और वो आगे था एक्सेलरेशन। चलो जी, टाइम ज़ाया किए बगैर इसको हम शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड सबको यस सर। नजर आ रहा है? हाँ जी। यस सर। अच्छा जी, याद रखना है जी, सबसे पहले तो ये शुरू करवाने से पहले आपको थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली यूज होते हैं टू डिफाइन पॉइंट इन अ स्पेस, किसी भी पॉइंट को स्पेस पे डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील मैं बताऊंगा आपको। एक होता है कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड वन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप पढ़ चुके हो अपनी एफएससी में, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा? कार्टेशियन। याद रखना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो नाम और भी हैं। इसको एक तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, या इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक हो गया, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन, उसमें होता क्या है? लेट्स सपोज के एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ये एक पॉइंट है कहीं यहाँ पे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है ना पी, लेट्स सपोज, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स और वाई। कैसे? यहाँ से इसने जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, वो कितना कवर किया? एक्स। और यहाँ से लेके उसने यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वाई। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? एक्स वाई। तो ये जो सिंपल सिस्टम हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ये कौन सा सिस्टम है? इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो पॉइंट है कोई भी, इसने ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड देन मूविंग x units horizontally, starting from origin, moving x units horizontally followed by y units vertically, ठीक है? कि उसने सिर्फ स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस भी उसने कवर किया y, और स्ट्रेट कितना कवर किया? x। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दूसरा शायद भूला हो आप लोगों को, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अगर मैं वहीं अगर वो बनाऊं, इसी जगह पे एक पॉइंट पी है लेट्स सपोज, अब मैं एक्स और वाई की फॉर्म की बजाय ना, मतलब इंस्टेड ऑफ मूविंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग, जिस तरह मैं पहले कह रहा था यूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहा था, अब इंस्टेड ऑफ मूविंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, ठीक हो गया जी? कि मैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करने की बजाय मैं क्या करता हूँ? स्ट्रेट जाता हूँ, ये स्ट्रेट यूं करके, ठीक है। कब तक स्ट्रेट जाता हूँ? जब तक मैं उस पॉइंट को स्ट्राइक ना करूँ। उसमें तो ये हो रहा था ना कार्टेशियन में, ये पॉइंट था, ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली गया, और फिर ये मेरा उसका रिजल्टेंट आ गया, और एक्स वाई की फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर। इसमें मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जाने की बजाय क्या कर रहा हूँ? ओरिजिन से स्ट्रेट जा रहा हूँ, और तब तक जा रहा हूँ जब तक मैं उस पॉइंट तक उसको हिट नहीं कर लेता, ठीक हो गया। उसके बाद मैं डिटरमिन करता हूँ एंगल, जो कि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन बना रही है इसके साथ, ये एंगल कितना बना रही है? लेट्स सपोज थीटा बना रही है, और डायरेक्शन क्या है उसकी? ये डायरेक्शन है,
कोई डायरेक्शन हम ले लेते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस उस पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला है, इस पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो ले लेंगे, और ये जो लाइन है इसका हम डिस्टेंस ले लेंगे जो कि क्या है आर, रेडियस, लेट्स सपोज आर कह लो उसको। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई की बजाय क्या हो गए, आर और थीटा, याद रखना, ठीक हो गया। अगर मैं उसको ड्रॉ करूं उसी तरीके से, ये मेरा क्या था y और ये मेरा क्या था x, तो मेरा जो y है वो क्या हो जाएगा, यानी जो y है ये चीज, इसको अगर मैं उसे ड्रॉ करूं, ये जो y है ये क्या हो जाएगा, y cos थीटा, y sin थीटा हो जाएगा ना, सॉरी ये जो y है ये क्या हो जाएगा r, ये r है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन r है ना, ये वाली, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है ना, तो ये y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, और x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये कंपोनेंट cos होगा, x ये है तो ये भी x ही है, तो ये y होगा, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, याद रखना y इज इक्वल टू r sin थीटा। उसमें तो सिंपल हम डिस्टेंस ले रहे थे, इसमें हम डील करेंगे विद एंगल, ठीक हो गया। तो पी आर थीटा इस फॉर्म में मैं लिखूंगा, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसी चीज को पी एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, तो x किसके इक्वल होगा, r cos थीटा के साथ बता देना है, और y किसके इक्वल होगा, r sin थीटा, ठीक है। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ पी एक्स वाई, लेकिन साथ डिफाइन करना पड़ेगा मुझे कि जो x है वो इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है। ये था जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा इसमें मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूंगा। डेरिवेशन करवाने का मकसद जो था वो यही था। अच्छा जी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। कौन कौन सा कंपोनेंट, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, रेडियल और ट्रांसवर्स, इसका निकालूंगा दोनों, वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन का भी, ये भी वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन का भी। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करें। सपोज किया, आवाज आ रही है ना सबको, आवाज आ रही है? यस सर। मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ये वाला, ठीक हो गया। मोशन हो रहा है, किसी भी पार्टिकल का मोशन है सर्कुलर पाथ पे, सपोज कर लिया, ठीक हो गया। और ये सपोज कर लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक हो गया जी। और ये पाथ हमने कंसीडर कर लिया ये वाला, कि जिस पे एक मोशन हो रहा है पार्टिकल का सर्कुलर पाथ पे। सपोज किया कि कोई ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर पाथ पे, यहाँ पे जो है ना, सपोज कर लिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इस पॉइंट, मैंने किसी टाइम इंस्टेंट पे वो ऑब्जेक्ट लिया, इस जगह पे वो ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन क्या है, एक्स वाई, ठीक हो गया जी। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैंने लिख दिया इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उस ऑब्जेक्ट के क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। अगर अभी कंफ्यूजन हो रही है व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, व्हाट आर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, तो वो दोबारा रिवाइंड करोगे जब वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसके मैंने लिख लिया। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट अगर मैं इसके लिखूं, कार्टेशियन की बजाय अगर मैं पोलर लिखूं, तो
पोलर की मैंने आपको भी फॉर्म बताई, पोलर की ये फॉर्म लिखूंगा P R थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, ठीक है जी। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा जी, सपोज किया कि ये रेडियल कंपोनेंट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये जो कंपोनेंट है ना ओरिजिन से लेके ये वाला थोड़ा सा उल्टा बन गया, ये कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। सपोज किया ये कौन सा कंपोनेंट है, उसका रेडियल कंपोनेंट है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सपोज आर कैप से। रेडियल कंपोनेंट का क्या मतलब जी, रेडियल कंपोनेंट का मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है, कनेक्टिंग टू द पॉइंट एन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। ये हमने सपोज कर लिया उसका रेडियल कंपोनेंट। अच्छा, हमेशा याद रखना कि रेडियल कंपोनेंट के ना परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होता है जी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, कंपोनेंट जो कि इस रेडियल कंपोनेंट के क्या होगा 90 डिग्री पे, अगर मैं इसके 90 डिग्री पे बनाऊं ये लाइन बनेगी, ठीक हो गया। थोड़ी सी जो है ना बाहर होगी, ये कर, ठीक है। सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट नाम देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एस कैप से, ठीक हो गया। एस कैप और आर कैप आपस में क्या है, ये दोनों आपस में जो है वो परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर कैप का वो क्या है, एस कैप, ठीक हो गया। तो इसको आर कैप को मैं क्या कहूंगा, रेडियल कंपोनेंट along the radial direction, along the radius है, ठीक है, along the radius मतलब एस कंपोनेंट क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। और ये क्या होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये होता है परपेंडिकुलर टू रेडियल कंपोनेंट, उसके 90 डिग्री पे होगा, ठीक हो गया। एस कैप वो जो उधर लिखा हुआ है वो ये है, और आर कैप क्या है, ये है। और ये याद रखना कि आर कैप इज परपेंडिकुलर टू एस कैप और एस कैप इज परपेंडिकुलर टू आर कैप, एक ही बात है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये चीज याद रख। डेरिवेशन करवाने से पहले कुछ चीजें जो है ना समझने वाली है। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि रेडियल कंपोनेंट हो गया और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो गया, ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया। अगर मैं इस ये जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है इसको मैं, ये जो कंपोनेंट है इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, बैकवर्ड में इसको एक्सटेंड करूं यूं करके, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्सिस की लाइन को बड़ा करना चाहिए था, यूं करके मैं एक्सटेंड करूं, ठीक हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट बैकवर्ड इसको मैंने एक्सटेंड किया, लेट्स सपोज, और ये थोड़ा मैं आगे की तरफ कर ले, तो ये जो एंगल बनाएगा ना ये वाला, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बनाएगा, ये बनाएगा 90 प्लस थीटा। कैसे, सिंपल है, 90 प्लस थीटा, इस चीज को आपने याद रखना। 90 प्लस थीटा ऐसे भाई कि अगर ये लेट्स सपोज वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यूं करके है ना ये कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस की लाइन देखो ना ये यूं है सीधी और ये क्या है इस तरफ जा रही है, ठीक हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो तो लेट्स सपोज ये थीटा हो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, यही चीज तो मैंने ये लिखी, ठीक हो गया। तो ये एंगल कितना बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस 90 प्लस थीटा। ये एंगल वाली बात समझ आई है, कोई मुझे बताया यार, फिर मैं आगे चलूँ।
आवाज आ रही है? यस सर। सर एंगल वाली बात यस समझ सर। आई है? यस सर। करो ना यार, कुछ समझ भी आई है या नहीं आई बताया करो मुझे। अच्छा चलो ठीक है, गुड, समझ आ गया। अच्छा जी, ये एंगल कितना बना रहा है जी? 9। ये जो लाइन जो है जिसको मैंने फर्दर एक्सटेंड किया, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट एक्सटेंड किया। यहाँ पे थोड़ी सी वो जरा होगी, इसको बिल्कुल स्ट्रेट एक्सटेंड किया जब मैंने, ठीक है, बैकवर्ड, जो एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कितना होगा? 90 प्लस थीटा। वो मैं बता चुका हूँ कैसे। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, अकॉर्डिंग टू, मतलब ये सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन लिख देता हूँ। अभी मैंने पीछे बताया भी था, x किसके इक्वल होगा? और cos थीटा, और y इक्वल होगा, ये अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, और sin थीटा। अभी पीछे मैंने इसको मैथमेटिकली बताया, ठीक है? दोबारा बताने की ये जरूरत तो नहीं है ना, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कैसे। ठीक हो गया जी? ओके है? ये चीज ओके है? यस सर। ठीक है। सर यस सर। ये क्या है? बेसिकली ये कन्वर्जन है फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। ये पिछली वीडियो में अभी मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर वीडियो जब आप दोबारा देख रहे होगे ना, अगर कंफ्यूज हो रहा है जो भी, तो वो देख लेगा ये कैसे आया। ये क्या है? ये बेसिकली कन्वर्जन है। कहाँ से? कार्टेशियन टू पोलर। ये क्या है? ये फार्मूला क्या है? कन्वर्जन है, जो हमने कन्वर्जन की थी फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन टू पोलर। ठीक है, ये क्या है? कन्वर्जन है फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा खैर, अच्छा ये सपोज किया कि ये जो आर, ये आर कैप और ये एस कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में? आर कैप रेडियल डायरेक्शन में है, ये रेडियल डायरेक्शन में है, ठीक है, अभी बता चुका हूँ, ये अलोंग द रेडियस है। और ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है? ये अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन सपोज किया। और ये भी मैं अभी दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि जहन में रहे, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये आर कैप और जो एस कैप है ये आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ मैं साइड पे लिख भी देता हूँ, ये आर कैप इज परपेंडिकुलर टू एस कैप और एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन। अच्छा, अच्छा हमें ये चीज पता है अपने प्रीवियस नॉलेज से कि जो यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, ये किसके इक्वल होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर 3D में बात करूंगा तो आगे फिर जेड के कैप, ठीक है? हम अभी 2D में बात कर रहे हैं, ठीक हो गया? तो आर कैप जो है किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर देना है? ये वैल्यू पुट कर देना है। वाई की जगह क्या पुट कर देना है? ये वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है? एक्स की जगह जब मैंने पुट की तो क्या आ गया? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई साइन थीटा जे, ठीक हो गया? सपोज किया कि आर जो है वो 1 है, सपोज किया आर इज इक्वल टू 1, यानी ये यूनिट रेडियस है, यानी ये रेडियस की वैल्यू है वो 1, ये यूनिट रेडियस है। हमने सपोज कर लिया कि आर इज इक्वल टू 1, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन होगी ये वाली, ये क्या बन जाएगी? अगर जब ये सपोज कर लिया तो ये बन जाएगी आर कैप इज इक्वल टू, आर की जगह जब 1 पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे आर आना चाहिए, ये गलत हो गया, ये आर है, ठीक है, ये आर आएगा यहाँ। अच्छा, इस आर की जगह जब 1 पुट कर दिया, ठीक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक हो गया जी। इसको आपने जब आप अपनी कॉपी पे इसको कर रहे होगे ना, डेरिवेशन को यहाँ से देख के रीड कर रहे होगे, तो इसको इक्वेशन को नाम दे देना है। 1 2 3 की फॉर्म में दे दो, मैं चलो ABC की फॉर्म में दे देता हूँ, इक्वेशन ए। इसका नाम दे देना, क्योंकि ये हमने इक्वेशन आगे यूज करनी है, ये सारी आगे रिलेशन जो है ना सारे यूज होंगे। तो ये चीज आपने इक्वेशन ए के नाम से सेव कर ली, इसको ऐसे सेव कर लेना। अच्छा खैर, जिस तरह ये है ना इक्वेशन ए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से वो करने लगा हूँ, इसी के नीचे लिखने लगा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। जिस तरह ये इक्वेशन ए लिखी ना, ये किसके लिए, ये आर कैप किसके लिए, ये रेडियल कंपोनेंट के लिए। जिस तरह ये इक्वेशन ए लिखी है ना आपने, इसी तरह ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट होगा ना उसके लिए भी इसी को देखते हुए जो इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, वो ये बनेगी एस कैप इज इक्वल टू वही चीज कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर से वही चीज जब करके आओगे तो सिर्फ चेंज क्या आएगा, थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये एंगल क्या बना रहा है 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, ठीक है, वो 90 प्लस थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे कॉस की जगह, थीटा की जगह क्या आएगा 90 प्लस थीटा आई कैप, प्लस साइन थीटा की जगह सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे 90 प्लस थीटा इंटू जे कैप, ये जगह कम होगी, ठीक है। इसी इसी की तरह इस इक्वेशन को भी मैंने लिख दिया। वैसे इसको भी जब ये पुट करोगे ना ये सारा कुछ, तो ये यही बनेगा जो मैंने लिखा है, ये यही चीज बनेगा। ठीक हो गया। तो ये जो एस कैप है ना, ये इसके इक्वल आ गया। अगर इसको, इस वाली इक्वेशन को, यही चीज मैं ऊपर अब ये सारा मिटा के इसको ऊपर लाता हूँ, इसी इक्वेशन को जो ये लिखी मैंने, क्या थी, एस कैप इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप, ठीक है। इसको अगर मैं इस पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करूं, तो ये फार्मूला क्या है, ये वाला cos 90 प्लस, ये बेसिकली ये फार्मूला ये वाला है, cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, cos अल्फा cos अल्फा cos बीटा माइनस, जब यहाँ पे प्लस आता था तो यहाँ पे क्या आता था, माइनस आता था, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला यहाँ पे मैं यूज करूंगा इसकी जगह। जब ये मैंने फार्मूला यहाँ पे ये वाला लगाया, cos अल्फा की जगह cos 90 पुट किया, cos बीटा की जगह cos थीटा, तो फार्मूला लगाया, तो एंड पे मेरे पास जो रिजल्ट आया, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मैथ्स आपने की हुई है यार, ये बेसिक मैथ है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप, ठीक हो गया। अब इसकी जगह क्या फार्मूला लगेगा, ये लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस, यहाँ पे भी जब प्लस हो वहाँ माइनस हो जाता है, माइनस यहाँ नीचे लिख रहा हूँ cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है। जब यहाँ पे आपने ये फार्मूला लगाया ना, ये जो वाला अभी मैंने नीचे लिखा है, और इसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली चीज आपके पास इक्वल आ जाएगी cos थीटा के इक्वल आ जाएगी उस फार्मूले से, ठीक हो गया। तो जब ये मैंने इसको सिंपलीफाई किया, तो मेरे पास फाइनल ये जो पूरी चीज है, ये फाइनल होके क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जो भी लिखूंगा, एस कैप इज इक्वल टू, यानी जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन
इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन बी का। मैं ए बी की फॉर्म में चाह रहा हूँ तो इक्वेशन बी का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब जो आपकी इक्वेशन ए थी ये खत्म करता हूँ, 3 मिनट टाइम, चलो इसको हो जाएगा। आपकी जो फ्रॉम इक्वेशन ए, जो इक्वेशन ए थी वो क्या थी, वो थी ये। जब इसको बैक करोगे तो वो याद आ जाएगा, आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इस इक्वेशन को आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव लो, तो ये क्या होगा, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये आपको आना चाहिए यार, ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, आई कैप और साथ डी थीटा, जब इसका डेरिवेटिव लोगे ना ये फाइनल फॉर्म बनेगी। तो जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, जे कैप एज इट इज, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, देखो इसमें डी थीटा बाई टी है, इसमें भी डी थीटा बाई टी है, तो आप क्या करो, डी थीटा बाई टी को कॉमन ले लो। तो आप जब डी थीटा बाई टी को कॉमन लोगे, अब मैं असल में इसको रिमूव करके इसी जगह पे लिखूंगा। ठीक है, समझ आ रही है ना। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसके बाद आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, जब डी थीटा बाई डी टी मैंने कॉमन लिया इसी में, तो क्या बन गया, डी थीटा बाई डी टी कॉमन लिया, वो बन गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इस इक्वेशन पे गौर करो, ये इक्वेशन अभी पीछे हमने निकाली है। ठीक है, अभी पीछे एस कैप के इक्वल ये निकाली है इक्वेशन, अभी पीछे हमने फाइंड। ठीक है, ये किसके इक्वल थी, एस कैप। तो सिंपल इस इक्वेशन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में एस कैप पुट कर दिया, अभी पीछे निकाली थी। और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया, अगर 1 2 की फॉर्म में दे रहे हो तो इक्वेशन 3, नहीं तो इक्वेशन सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमने इसको इक्वेशन सी का नाम दे दिया। कोई अभी तक मसला नहीं होना चाहिए, सिंपल काम चल। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब वो जो इक्वेशन हमारी बी थी ना, उसको अभी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए को तो कर दिया सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव ले लिया, वो आर कैप इज इक्वल टू जो भी था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम जो है अगली वीडियो में ये खत्म होने वाली है, हम इस इक्वेशन को सिंपल जो है ना डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो कि थी एस कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ये कौन सी इक्वेशन है जी, ये इक्वेशन बी है मेरी वाली, वो जो मैंने निकाली थी। इसका सिंपल मैं डेरिवेटिव अगर लूँ तो सिंपल इसका डेरिवेटिव अभी इधर नहीं लेता क्योंकि वीडियो एंड होने वाली है, नेक्स्ट वाली उसमें इसका सिंपल हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, तो सिंपल डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, मैं वो नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ, वो आखिरी लिंक है, बस ये खत्म हो जाए फिर यस सर। ये चैप्टर खत्म करते हैं। मैं वो आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये मैं बंद कर